नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में एक राजनीति में एक नया दांव चला गया है और ये मामला असदुद्दीन ओवैसी और साक्षी महाराज के जरिए ये कॉम्बिनेशन पहली बार उत्तर प्रदेश के लोगों के समक्ष सबूत के साथ आया है। अब तक ये कहा जाता था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AMIM भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लेकिन ऐसा इसका कोई ठोस सबूत नहीं थे। ना बीजेपी ने कभी इस तरह की कोई बात कही। लेकिन शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उन्नाव से दूसरी बार सांसद साक्षी महाराज ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया है। पब्लिक स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के मददगार हैं। बिहार में ओवैसी ने बीजेपी की मदद की, पश्चिम बंगाल में भी करेंगे और उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। खुदा और ईश्वर उन्हें खूब ताकत दे, ऐसा कहना है साक्षी महाराज का। यह शायद पहली बार ऐसी पब्लिक एक्सेप्टेंस भारतीय जनता पार्टी के किसी सीनियर लीडर ने ओवैसी और बीजेपी के कॉम्बिनेशन को लेकर की है। तो क्या यह वाकई में साक्षी महाराज का एक गंभीर राजनीतिक बयान है, या उनके कहने का कोई और मतलब था, कुछ और मंतव्य था, बात कुछ और हो गई, या फिर इसके पीछे के राजनीतिक निहितार्थ कुछ और हैं और यह सच में बीजेपी और ओवैसी की कोई मिलीभगत है? क्योंकि इस तरह का पब्लिक स्टेटमेंट और भारतीय जनता पार्टी का 24 घंटे से उस पर खामोश रहना यह बताता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर साक्षी महाराज के बयान से बीजेपी संतुष्ट नहीं थी तो बीजेपी ने अपने को डिस्टेंस भी नहीं किया है, यानी इस बयान से खुद को अलग भी नहीं किया है। तो अब तक वो साक्षी महाराज का दिया गया स्टेटमेंट वैलिड माना जा रहा है। या तो भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली कहे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब तक बीजेपी की चुप्पी और साक्षी महाराज का बयान यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी के बीच क्या वाकई में कुछ पक रहा है, और कितना पक चुका है, और आगे कितना पकने वाला है। यह गंभीर प्रश्न खड़े होता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में तकरीबन 18 से 19% अल्पसंख्यक वोट हैं, जिन्हें हम मुसलमान वोट कहते हैं मुख्य रूप से। पूर्वांचल के किसी भी जिले से लेकर पश्चिम तक आप चले जाएंगे तो इस कम्युनिटी के कई ऐसी सीटें हैं, तकरीबन 135 से ज्यादा सीटें जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, जहां ये तय मुसलमान करते हैं कि वहां प्रत्याशी कौन जीतेगा, किस पार्टी का जीतेगा। मुस्लिम वोटों की रहनुमाई और इसकी सरपरस्ती एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय उत्तर प्रदेश की राजनीति का रहा है। आप 80 के दशक से लेकर 90 के दशक तक देख लें, 2012 तक देख लें, 2014 तक देख लें, तब तक का जो काल था वो ये था कि जिधर मुसलमान जाते थे सरकार उनकी बनती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथक को तोड़ दिया। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, मेजॉरिटी के वोटों का डिवीजन भी बढ़ता जा रहा है। अब मेजॉरिटी उतनी इंटैक्ट बीजेपी के साथ नहीं है जो 14 और 17 में थी, जितनी 19 में थी। यानी आने वाले समय में बीजेपी को कड़ा मुकाबला मेजॉरिटी में के वोटों में दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई मेजॉरिटी का बड़ा वोट शेयर ले जाता है और उसके साथ मुस्लिम जुड़ जाते हैं तो बीजेपी को बहुत भारी राजनीतिक नुकसान होता है। यह एक स्थापित सत्य है। आप बिहार के चुनाव को उदाहरण के तौर पर देख लें, जहां सीमांत का इलाका, जहां मुसलमान ज्यादा हैं, जहां अल्पसंख्यक वोट अधिक हैं, वहां पर 15 ऐसी सीटें रही हैं जहां पर AMIM की वजह से लालू यादव की पार्टी को बहुत नुकसान हुआ, कांग्रेस को नुकसान हुआ। 5 सीटें AMIM ने जीती। डेमोक्रेसी, हर पार्टी को लड़ने का हक है, ओवैसी को भी हक है लड़ने का, और उन्हें लड़ना भी चाहिए चुनाव। उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने जाने की कोशिशों को खारिज किया जाना चाहिए। लेकिन मुस्लिम वोटों का बंटवारा फायदा किसको देता है, यह एक राजनीतिक प्रश्न है। ओवैसी देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी पार्टी चुनाव आयोग में पंजीकृत है, डेमोक्रेसी है, चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ना भी चाहिए, मैं तो कहता हूं। लेकिन नुकसान और फायदे की बात पे आप देखें तो आप कई चीज पाएंगे। जैसे असम में असदुद्दीन ओवैसी चुनाव नहीं लड़ते हैं। क्यों नहीं लड़ते हैं? केरल में असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? यह भी प्रश्न उठता है। तो जहां उनकी अंडरस्टैंडिंग है वहां पर वो चुनाव लड़ने नहीं जाते।
जहां अंडरस्टैंडिंग नहीं है वहां वो चुनाव लड़ने आते हैं। तो उत्तर प्रदेश को भी उन्होंने अपना ठिकाना चुना। मैं उनकी 2 विजिट का जिक्र करूंगा। एक विजिट लखनऊ की थी जिसमें उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया। दूसरी विजिट अभी हाल में उन्होंने वाराणसी और आजमगढ़ के दौरे की ओम प्रकाश राजभर के साथ। तो ओवैसी फैक्टर से राजनीति उत्तर प्रदेश की कितनी बदलेगी? और दूसरी बात, क्या वाकई में ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के मददगार हैं? क्या वो मुस्लिम मतों का बंटवारा करते हैं? उनके आने भर से बेचैनी क्यों? और बिहार में अगर मुसलमानों ने वोट दिया ओवैसी को तो उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या हुआ? राजनीतिक नफा नुकसान किसको हुआ? क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान बिहार जैसी स्थिति को चाहता है जहां मुस्लिम मतों का बंटवारा हो, या फिर उत्तर प्रदेश का मुसलमान कंसोलिडेट होकर एक राह पर जाने को तैयार है? मुस्लिम मत उत्तर प्रदेश में किसी एक दल के पेटेंट नहीं है, किसी एक दल के साथ नहीं है। वैसे भी बटा हुआ वोट है ये, अब बटा हुआ समाज है ये, अधिकांश अशिक्षित समाज है, धार्मिक तौर पर बड़े रूढ़िवादिता का शिकार ये समाज है। इस समाज को उठाने और इसके उन्नयन की कोशिशें बहुत कम हुई हैं। आज भी ये समाज संदेशों पे चलता है। इस समाज की शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक अगर स्थिति को आप देखेंगे तो इनकी हालत बेहद खराब है, और उनमें से अधिकांश कारण ये खुद समाज है। अगर मुस्लिम समाज अपने हितों की रक्षा के लिए समझदारी से काम लेता तो 70 सालों में आज इस समाज की यह हालत नहीं होती। रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट ने बताया इनकी हालत दलितों से भी बदतर है देश भर में। उत्तर प्रदेश इनका बड़ा महत्वपूर्ण जगह है। तो मुसलमान सियासत में भी हाशिए पे लग गए, सामाजिक तौर पर भी हाशिए पे लग गए, आर्थिक तौर पर भी हाशिए पे लग गए, और जो एक सामाजिक प्रतिष्ठा थी उसमें भी हाशिए पर लग गए हैं। और ऐसा अभी नहीं हुआ है, लंबे समय से ये होता चला है। मुस्लिम लीडरशिप पूरे देश भर में टुकड़ों टुकड़ों में रही, एक कंसोलिडेट होकर नहीं खड़े हो पाए ये लोग। और जितनी भी मुस्लिम लीडरशिप हुई इस समाज की, उसने कभी भी मुसलमानों की शिक्षा, उनके आर्थिक मजबूती, उनके लिए रोजगार, उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा, उनके बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मिलता तो ये समाज की स्थिति आज वो नहीं होती जो आज है। और मैं फिर कहता हूं, लीडर तो जिम्मेदार है ही, कम्युनिटी भी जिम्मेदार है, पीढ़ियां भी जिम्मेदार हैं, और इस समाज की ठेकेदारी करने वाले भी जिम्मेदार हैं। तो ओवैसी ने फिर से वो बात जगा दी है उत्तर प्रदेश आकर कि क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान बिहार जैसे हालात चाहता है, या उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब तक ओवैसी को खारिज करता आया है, यहां उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता नहीं रही है, तो अभी रहेगी या नहीं रहेगी, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कुछ बयान सुनिए। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का खेल देखना आने वाले समय में कैसा कैसा खेल होता है। अभी तो चुनाव में 1 साल है, 1 साल के अंदर न जाने क्या क्या देखने और सुनने को मिलेगा। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में 2 एमआईएम चुनाव लड़ रही है, एक एमआईएम ओवैसी और दूसरी एमआईएम योगी। इन दोनों के बीच में क्या अवैध गठबंधन हुआ है, यह प्रदेश की जनता को जानना चाहती है। आप जनता को मूर्ख समझते हैं? देखिए, मैंने उनका बयान नहीं सुना है कि जितने विरोधी हैं सब राजनीतिक दल एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला पहले भी कर चुके हो, परास्त हुए हैं, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी से परास्त होंगे, ये निश्चित मान लीजिए। जनता पार्टी लगातार इस तरह के बयानों को हवा देने का प्रयास करती है। जहां तक किसी भी व्यक्ति को, और खासकर उत्तर प्रदेश में जहां हजारों से अधिक पार्टियां रजिस्टर्ड हों, तो सबको चुनाव लड़ने का अधिकार। तो आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, असीम वकार राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एएमआईएम के, मौलाना मतीन खान ये उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं,
सुफियान निजामी साहब बहुत लंबे समय के बाद पकड़ में आए हैं, प्रवक्ता हैं दारुल उलूम फरंगी महली के। नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। अरुण राजभर SBSP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आज आप सबको एक साथ इकट्ठे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इतना रिच और प्रबुद्ध लोगों का पैनल